जब हमारे मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ चूक जाते हैं। जब तक मन का ध्यान नहीं रखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य कम रह जाएगा। स्ट्रेस और एग्जॉशन में क्या फर्क हो जाता है वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं। सोच ज्यादा हो रही है, फीलिंग कम हो रही है। 5 ऐसे रिमाइंडर मेंटल हेल्थ के बता दीजिए जिसे कतई नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। मानसिक तकलीफ होना कतई किसी का गुनाह या वीकनेस नहीं है। उसको रूटीन समझ के हम उसके लिए मदद मांगना सीखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल हेल्थ पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में हम बात करते हैं सिर्फ बीमारी की नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य की, यानी कि शरीर, दिमाग और उस मन की जो हर दिन दबाव, उम्मीदों और असुरक्षाओं के बीच जी रहा है। साल 2026, तकनीक तेज है, जिंदगी तेज है, लेकिन क्या हमारा मन भी उतना ही मजबूत है? डॉक्टर देसाई के बारे में आपको बताऊं तो 4 दशक से ज्यादा साइकियाट्री के क्षेत्र में ये जुड़े रहे हैं। निमहांस हो, एम्स दिल्ली हो या एहबास हो, इन सभी के साथ इन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है और मानसिक तौर पर उन्हें और मजबूत किया है। डॉक्टर देसाई, शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। Yes, of 2026 की हो चुकी है शुरुआत और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप हमारे साथ हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। शारीरिक तौर पर तो हम अपना ख्याल रख लेते हैं, राइट, लेकिन जब हमारे मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ चूक जाते हैं। अब जब 2026 की शुरुआत हो चुकी है तो कैसे हम 2026 में अपने स्टेट ऑफ माइंड को देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सबसे पहले जैसे आपने हिंट किया, स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दोनों है ना। तो जब तक मन का ध्यान नहीं रखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य कम रह जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य अपने आप में जरूरी है क्योंकि जीवन का जो सरमाया है वो अपने संतोष पर है। तो इफ यू लुक आफ्टर योर माइंड एंड हार्ट वेल, जो जिसमें कवि और शायर लोग जिसको दिल कहते हैं, सबसे पहले ये क्लियर कर लें, कवि और शायर जिसको दिल कहते हैं वो दिल तो है नहीं। हार्ट इज ओनली अ पंपिंग ऑर्गन। दिल क्या है? दिल है द राइट साइड ऑफ द ब्रेन which deals with the emotions, the relationships, intuition. The left side of the brain deals with the logic and calculations and intelligence, right? तो हम हमारे दोनों लोब्स का ध्यान रखें, लेफ्ट और राइट लोब का, और दोनों में समन्वय बना सकें। मुश्किल ये हो रही है सबसे ज्यादा मानव जीवन की कि शायद कुछ व्यक्ति ज्यादा इमोशनल है, उनको लगता है कि मैं बहुत इमोशनल हूं, उनको शायद थोड़े लेफ्ट लोब की जरूरत है, लेकिन मोटे तौर पे मानव जाति लेफ्ट लोब की तरफ जा रही है। वी ऑल डिपेंड ऑन इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, वी शुड फोकस अ लिटिल मोर ऑन द राइट साइड ऑफ द लोब। और जो राइट साइड पर हमें जो ध्यान केंद्रित करना है, आप चाहे लेफ्ट हो या राइट हो या सेंटर हो, केंद्रित जो होना है ध्यान, वो इस बात पे होना है कि कैसे हम अपने मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को रख सकते हैं मजबूत, काम एंड कंपोस्ट। आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं और स्ट्रेस और एग्जॉशन में क्या फ़र्क हो जाता है वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं। सही कहा आपने। सोच ज़्यादा हो रही है, फीलिंग कम हो रही है। अगर एक इक्वेशन ब्रीफली करें तो मैं आपको सच बताऊं, जैसा मैंने कहा 40 साल से ज़्यादा साइकियाट्री, मेंटल हेल्थ में हूँ, लेकिन पिछले 10-15 सालों में ही एक टर्म और कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया है जो मुझे लगता है हम विज्ञान के भी लोग सीख रहे हैं आम जनता से। ओवर थिंकिंग। मैंने 2000 से पहले आई डोंट थिंक अपने किसी क्लाइंट से ये शब्द प्रयोग सुना था। 2005 के बाद, 2010 के बाद लॉट ऑफ यंग पीपल, लॉट ऑफ एडल्ट्स कम से डॉक्टर साहब ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। सो लाइक जैसे आप और हम दोनों कह रहे हैं, थिंकिंग अपनी जगह बहुत जरूरी है, फीलिंग भी उतना ही जरूरी है। तो अगर दोनों में बैलेंस बना सकें आप, थिंकिंग एंड फीलिंग। लेकिन ये इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में फ़र्क क्या होता है? आप कह रहे हैं फीलिंग ज़रूरी है, लेकिन यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, हमें इमोशनली स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है और फिजिकली स्ट्रांग होना है, ये 3 अलग अलग बातें हैं। सारा एक इक्वेशन है। जो मेंटल फैकल्टीज हैं, साइकोलॉजिकल पहलू हैं, उसमें से एक है इंटेलिजेंस, दूसरा है इमोशनल या जज्बात। तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं, ये बैलेंस जरूरी है। जैसे आपने कहा, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेलबीइंग, पॉजिटिव वेलबीइंग। तो ज्यादा कंफ्यूज भी ना हो, अगर हम संतुलित रूप से अपना जीवन जिए, और जैसा आपने कहा सुखी संतोष में रहें,
तो बढ़िया है जी। तो विवेकानंद जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, कहते हैं अच्छा जीवन बिताने के लिए दो चीज जरूरी है, उम्मीद और पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का एक लक्ष्य हो, जो भी हो हर एक व्यक्ति के लिए, और उम्मीद बनी रहे। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी है कि आजकल बिजी रहना एक बैज ऑफ ऑनर हो गया है, और बिजी रहना यानी कि मन को हमेशा व्यस्त रखना, मन को हमेशा ऑक्यूपाइड रखना। तो क्या ये बिजी रहना हमेशा एक अच्छी बात है, या कुछ पल अपने लिए वो जो जरूरी होते हैं वो हम निकाल ही नहीं पा रहे, चाहे हमारे पास हो भी? दोनों मुद्दे सही है, मी टाइम ढूंढना और जब टाइम मिले तो उसका सदुपयोग कर पाना। बिल्कुल। और वो आसान नहीं है। इसमें एक बात और भावना जी जोड़ दें, आपको ध्यान होगा, हमारे बहुत सारे दर्शकों का आइडिया होगा, बच्चों में एक कंडीशन 40-50 साल पहले पहचानी जाने लगी, हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, राइट, ADHD। अब ये पाया गया है कि ADHD की तादाद बढ़ती जा रही है बच्चों में और किशोरों में जी। एक दूसरा एडल्ट ADHD भी पहचाना गया। तो जो 30-35 40 के 45 के 50 के वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनमें एडल्ट ADHD डायग्नोज हो रहा है। ओके, और बच्चों में ADHD की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत सारे कारण हैं इसके भी। ठीक है। एक तो ये कि सामाजिक जो सहिष्णुता है वो शायद कम हो गई है, शिक्षकों की, बच्चों की, हम में से किसी के भी, अगर मेट्रो में आप या हम सफर कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा बहुत शैतानी हो, हम जब बच्चे थे तो एक शब्द प्रयोग होता था शैतानी, शरारती है, इतना क्या है कि बच्चे को मदद कर दी जाती थी, अब उसका डायग्नोसिस कर दिया ADHD। तो मैं ये समझता हूं अगर वैचारिक स्तर पर देखें फिलोसॉफिकली, तो ADHD का बढ़ना वही एक एक्सट्रीम है जो आपने बात शुरू की, बिजी रहना। अटेंशन स्पैन कम हो गया है, अटेंशन एक तो स्पैन बात कम ये हो गया है, और भीड़ में हैं हम, लेकिन फिर भी हम भीड़ से अलग हैं। ये जो अकेलापन महसूस हो रहा है, उस पूरी भीड़ में भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें अकेलापन महसूस हो रहा है। ये अकेलापन एक मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है? मुझे लगता है ये सोचने लायक बहुत ज़रूरी है कि एक हमने पहले बात की बिजी रहना वर्सेस कंसंट्रेट करके काम कर पाना, दूसरा भीड़ में अकेले होना। तो क्या 21वीं सदी की मानव जाति की एक सच्चाई हो गई है विरोधाभास। We are all full of paradoxes and human existence is becoming full of paradoxes, right? तो उसको एक फ्लैग करके अगर समय रहा बात करते हैं, लेकिन ये बात सही है। एक फ्रेंच फिलोसोफर रहे अल्बर्ट कामू, उन्होंने एक दो बातें बहुत अच्छी कही थी लोनलीनेस के बारे में, और ये मैं चाहूँगा कि हम लोग आज फ्लैग करें, आगे भी बात करें। अल्बर्ट कामू ने ये कहा कि, और उसका हिंदी रूपांतर करूं, अनुवाद करूं, कि अगर आपको अपने आप से अकेले रहने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो प्रॉब्लम कहीं अपने आप में है। You know, अंग्रेजी में he put it very well, I mean in French, but English translation, if you feel lonely when you are alone, then there is some trouble with yourself. तो why are many of us, more of us not comfortable, जोड़ दें बातों को, मी टाइम बिल्कुल थोड़ा, और उस समय मी टाइम के दौरान टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। बिल्कुल। अब हम सबको चाहिए कि इमोशनल सपोर्ट मिले, रिश्ते हों, बातचीत हो, हंसी मजाक हो, अच्छी बात है, उसके साथ साथ क्या कंफर्ट विद वन सेल्फ वो जरूरी है जी। लेकिन थोड़े गंभीर मुद्दे पे आए जो आपने बात उठाई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO हेडक्वार्टर्स ने न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए इंक्लूडिंग फिजिकल हेल्थ, लोनलीनेस को एक मेजर रिस्क फैक्टर मान लिया। लोनलीनेस इज ए मेजर रिस्क फैक्टर जो अब माना जाता है। ये मैं 2-3 जगह कह चुका हूं, लेकिन एक बार फिर रिपीट करना बनता है। मैं चाहूंगा जनता से भी सच में दर्शकों से मैं सीधी बात कर पाऊं। मानव जाति के इस दौर में अकेलापन और अपने आप से संघर्ष करना एक सच्चाई है। क्या हम तैयार हैं इस सच्चाई से जूझने के लिए? क्या हमेशा ही, जैसे हमने बात की, क्या हमेशा ही रिश्तों में रहना, भाग दौड़ में रहना जरूरी है, या भाग दौड़ के और काम के साथ साथ हमें ये भी स्किल डेवलप करना होगी कि हम अपने आप से कंफर्टेबल हों? और ये एक बात और छेड़ूं, मेरी कोई बहुत एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जितना समझाऊं, भगवत गीता के सार जो बहुत सारे हैं उसमें से एक ये है जी, अकेलेपन में और एकांत में फर्क।
डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड. सो लोनलीनेस रिस्क फैक्टर है, सॉलिट्यूड पॉजिटिव फैक्टर है. तो क्या मैं एकांत में कंफर्टेबल महसूस कर पाता हूँ? एक ये भी चलन है, नीड टू बी नीडेड, है ना. ये हमें बहुत सही चाह आ गई है कि हमें हमेशा एक ज़रूरत है किसी की. ये जो नीड टू बी नीडेड है, ये क्या ज़रूरी है आज की डेट में? हमें हमेशा एक अटेंशन चाहिए. चाहे हम देखें कि सोशल मीडिया का ट्रेंड यही कुछ कह रहा है कि जब तक वो लाइक्स नहीं मिलेंगे, वो वैलिडेशन नहीं मिलता. तो वी ऑलवेज नीड वैलिडेशन नाउ? इट सीम्स वी डू. ऑल्दो मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल वेलबींग शायद उन व्यक्तियों की बेहतर रहेगी जिनको ये नीड कम हो. जीरो नहीं हो सकती, वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा, राइट. लेकिन ये नीड कम हो. इसमें और बारीकी में अगर जाएं, एक तो होता है कि मुझे जरूरत है कि कोई साथ हो. सही बात. एक, हाँ, somebody should be with me, somebody must validate, कोई अप्रूव करे कि आप अच्छे लग रहे हो आज, है ना, बहुत अच्छी बातचीत की आपने, आज अच्छा खाना बनाया आपने. दूसरा है द नीड टू बी नीडेड, जैसे आपने कहा कि किसी को मेरी जरूरत हमेशा होनी चाहिए. बिल्कुल. और ये एक थोड़ा सा अगर एग्जांपल डिस्क्राइब करूं, ये मेंटल हेल्थ में साइकोलॉजी में बहुत समय से डिस्क्राइब किया गया है, खासकर वर्किंग वुमेन के बनिस्बत जो महिलाएं हैं जिन्होंने होम मेकर्स हैं, जिन्होंने घर बनाया. तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम हो जाता. भाई घरौंदा खोसला खाली हो गया, बच्चे अपने करियर में अपने जीवन में बीत गए, वो माँ 40-45 साल में डिप्रेशन महसूस करने लगती है क्योंकि अब मेरी जरूरत नहीं बच रही. यही होता है वृद्धावस्था में, रिटायरमेंट के बाद. और मैं अनुभव से कहूं, रिटायरमेंट के बाद एक वक्त में अगर 15-16 घंटे 6 दिन या 6.5 दिन हम काम करते थे और सडनली टाइम आ गया कि ये हफ्ते में पूरे में शायद 10-20 घंटे का काम है. सही बात. तो बाकी समय का मैं कैसे सही इस्तेमाल करूं समाज के भले के लिए. या एक और एंगल अगर बदलें तो नीड टू बी नीडेड दोनों तरफा है, और अगर वो है भी तो उसका सही इस्तेमाल हो. सही बात. बहुत सारे सामाजिक वर्ग हैं जिनको समाज सेवा की जरूरत है. लेकिन डॉक्टर साहब, इसके साथ ये भी ज़रूरी है जानना, क्योंकि कई मेडिकल कंडीशंस हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई, उसका भी रुख कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आज हमें ये नहीं पता चल रहा कि जिस स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं, उस स्ट्रेस में क्या हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है. कब ये स्ट्रेस हमें ओवर पावर करने लग जाता है, क्योंकि किसी लेवल पे स्ट्रेस ज़रूरी है, लेकिन कब ये स्ट्रेस ना रह के एंग्जाइटी ना रह के डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, हैल्यूसिनेशंस, ये सारी मेंटल हेल्थ की वो टर्मिनोलॉजी है जो सब एक साथ आ जाती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जहाँ से हमने बात शुरू की थी, स्वास्थ्य एक कॉम्पोजिट कॉन्सेप्ट में रूप में देखा जाए तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग ना समझे, एक साथ समझें. एक बात. और अक्सर शारीरिक तकलीफ, शारीरिक बीमारियां मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफों से जुड़ी रहती है. उसका कॉमनेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं, डायबिटीज और डिप्रेशन. वेरी कॉमन. डायबिटीज कॉमन हो गया, डिप्रेशन कॉमन हो गया, और ऐसी बहुत सारी और कंडीशंस है जहां मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की तकलीफें जुड़ी रहती है. और आपने बिल्कुल सही कहा, बदनसीबी से न सिर्फ आम जनता लेकिन बहुत सारे हमारे मेडिकल साथी और स्वास्थ्य कर्मी इस इंटरफेस को कम समझ पाते हैं, ये इन पर कम ध्यान देते हैं. एक मुद्दा इम्पोर्टेंट फिर जनता से सीधी बात में कर लूँ. एक सच्चाई ये है कि अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ एक साथ है तो मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ को ठीक करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है. हार्ट अटैक या स्ट्रोक के बाद जो डिप्रेशन होता है, वो अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का आउटकम बेटर होगा. तो होना तो ये चाहिए, जैसे आपने संदर्भ किया, मैं इसमें भी बहुत लंबा समय काम कर चुका हूं, हर शारीरिक तकलीफ और बीमारी का एक मानसिक और सामाजिक पहलू है. सही बात है ना. तो सिर्फ दवाइयों से इलाज किसी भी कंडीशन का नहीं हो सकता. जैसे हम लोग अक्सर कहते रहे, बायोसाइकोसोशियल मॉडल, बायोलॉजिकल या फिजिकल एस्पेक्ट्स, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इंक्लूडिंग फैमिली. तो कॉम्पोजिट हेल्थ तो वो बनेगा. बिल्कुल. इसके साथ ये सारी तो चीज़ें हैं जो हमारी फैमिलीज या हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ जुड़ी है. एक चीज़ और हमारे साथ अब ऐड हो गई है जनरेशन के साथ, वो है सोशल मीडिया, फ़ोन एडिक्शन.
ये जो फ़ोन एडिक्शन है क्या सच में एक एडिक्शन है, अगर मेंटली इस चीज़ की बात करें? साथ ही ये जो डोपामीन ट्रैप है, यानी कि 15 मिनट सोचा कि मैं अब फ़ोन चलाऊंगा और उसके बाद मैं सो जाऊंगा, लेकिन वो 15 मिनट कब आधे घंटे में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। तो ये सब कंडीशन क्या है? ऑस्ट्रेलियन सरकार ने अभी तय किया कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों को फोन नहीं दिया जाएगा, नेट एक्सेस या नहीं होगा। मेरा ये सच में मानना है कि ऐसा टोटल बैन शायद वर्क नहीं करता है। एक बुनियादी सत्य बताऊं, मानव व्यवहार में, ह्यूमन बिहेवियर में टोटल कंट्रोल रेयरली एवर वर्क्स। HIV में भी वही देख चुके, सेक्सुअलिटी के बारे में, राइट? तो जो सोशल मीडिया की आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उसमें भी यही लागू होता है। हर टेक्नोलॉजी जब नई उभरती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। सही और बात। इसमें थोड़ा इतिहास में जाएं अगर, हर नए आविष्कार का नेगेटिव इफेक्ट भी है जी। जब गुफा में इंसान ने पहली बार आग का आविष्कार किया तो बहुत बड़ा आविष्कार था। फायर से ओवर द ईयर्स बहुत सारे लोग मरे। नाइफ, चाकू बहुत अच्छा साधन है कि उससे भी खून होते हैं, उससे भी हानि होती है। तो छोटा या बड़ा, एटॉमिक एनर्जी, राइट? तो कोई भी ले लीजिए, ये सारे जो नए आविष्कार हैं टेक्नोलॉजी के, इसको हमें सेंसिबली लेना होगा। बिल्कुल, ये सेंसिबली की जो आप बात कर रहे हो ना, उसी पर मैं आना चाहती हूँ। मैं फोन एडिक्शन को कंट्रोल करना चाहती हूँ, हो नहीं पाता, क्या करा जाए? सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा मानव जाति के सामाजिक स्तर पे कि ये दो-धारी तलवार है। तो सामाजिक रूप से और बच्चों को, किशोरों को ट्रेन करने में क्या हम ये समझा सकें कि इसका सही इस्तेमाल हो। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक तथ्य जो आपने डोपामिन ट्रैप की बात की, बहुत सही। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं ब्रेन के कारण, ब्रेन केमिस्ट्री के कारण, जो ज्यादा ससेप्टेबल है कि उनको ये एडिक्शन हो सकता है। तो जिनको एडिक्शन हो रहा है या हो चुका है, उनकी मदद करें, उनको इलाज करें, जैसे आपने मानसिक बीमारी के बारे में बात की। ठीक है। लेकिन उसके कारण एक्सट्रीम सॉल्यूशंस कभी वर्क नहीं करते हैं। तो हमें एक संतुलित व्यू, सेंसिबल व्यू लेना होगा कि इसका हम सही इस्तेमाल कर सकें। आपने डोपामिन की बात बिल्कुल सही कही। ये वैज्ञानिक रूप से एक तथ्य और आम जनता को बता दें, कोई भी बल्कि एक कदम और पीछे जाते हैं। जो मोबाइल एडिक्शन की बात हो रही है, टेक एडिक्शन की, इसको अब हम कहते हैं बिहेवियरल एडिक्शंस, व्यवहारिक व्यसन की बीमारी, लत की बीमारी। ये नया नहीं है कॉन्सेप्ट, 50, 60, 100 साल से या हजारों साल से चल रहा है। फिर हमारे उस जाते हैं कहानियों में। पूरी महाभारत होने का एक कारण 4, 5, 10 में से क्या है? युधिष्ठिर की लत। वो अपनी लत को छोड़ नहीं पाया खेलने से। तो बिहेवियरल एडिक्शंस शुरू से नोन है, राइट? गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, इस हद तक भावना जी, यू विल बी सरप्राइज्ड, परहैप्स आज से 50 साल पहले एक कंडीशन रिकॉग्नाइज की गई थी, एक्सरसाइज एडिक्शन। फिजिकल एक्सरसाइज का भी एडिक्शन हो सकता है, राइट? तो कोई भी पॉजिटिव चीज या बैलेंस, नेगेटिव पॉजिटिव चीज, उसका एडिक्शन हो सकता है। ये नया बिहेवियरल एडिक्शन है जिसको हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। और क्यों गंभीरता से लेना होगा, इसको थोड़ा सा अगेन गौर करें। अभी तक प्रिंट जब सबसे पहले निकला, किताबें आ गई, उसका एक्साइटमेंट होने लगा, लोग बुक वॉर्म कहते थे उसको, कि ये किताबें पढ़ता रहता, राइट? टेलीविजन, रेडियो, राइट? तो बहुत सारी चीजों में बिहेवियरल एडिक्शंस पॉसिबल था। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये किसी भी एक मनुष्य को ऑलमोस्ट कंप्लीट कंपोजिट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस देता है, विजुअल, ऑडिटरी एंड एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट। बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट मेक्स इट मोर डेंजरस। जो डोपामिन बढ़ता है, ये सही बात है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसके साथ साथ अब हमें रिमाइंडर्स की भी बात करनी पड़ेगी, वो रिमाइंडर्स जो हमें इग्नोर नहीं करने। 5 ऐसे रिमाइंडर मेंटल हेल्थ के बता दीजिए जिसे वार्निंग साइन माना जाए, जो हमें बिल्कुल कतई नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। अगर आप खुद से परेशान हो या लोगों को आपसे परेशानी हो या रिश्तों में तकलीफ हो, और वो भी 1-2 हफ्ते से, 1-2 महीने से ज्यादा चल रही है, तो ये खतरे की निशानी है। अगर खुदकुशी के, आत्महत्या के विचार आते हैं, तो ये खतरे की निशानी है। अगर नींद में
एपेटाइट में, भूख लगने में और रोजाना जीवन में मुश्किल हो रही है, तो ये खतरे की निशानी है। अगर कोई भी सिम्टम, जैसे आपने शुरू में बात की थी, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा हो रहा है, थकान है, वो लंबा चल रही है, तो खतरे की निशानी है। सबसे बड़ी बात, मानसिक तकलीफ होना कतई किसी का गुनाह या वीकनेस नहीं है। उसको रूटीन समझ के हम उसके लिए मदद मांगना सीखें। बिल्कुल। इसके साथ डॉक्टर साहब डाइट की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और ओवर ईटिंग करते हैं तो ये हमारे सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को नहीं, शरीर के स्वास्थ्य को भी खराब करता है। क्या कुछ डाइट में ऐसे बदलाव करने चाहिए ताकि हम मानसिक तौर पर भी मजबूत रहें, और जो स्ट्रेस से हम गुजर कर रहे हैं और ओवर ईटिंग कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए? शास्त्रों में जो कहा गया था, अगेन आई एम नो एक्सपर्ट, मैं कोई एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ इसमें, लेकिन जितना आम इंसान एक समझ सकता है और एक स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते, न सिर्फ खाने की आदत लेकिन जीवन शैली को डिस्क्राइब किया गया था 3 प्रकार से: सात्विक, राजसिक, तामसिक। राइट? सात्विक बिल्कुल सादा जीवन है, साधु की तरह। राइट? राजसिक थोड़ा भोग हो रहा है लेकिन थोड़ी जिम्मेवारी भी है। तामसिक जो सिर्फ अपनी खुशी पे, अपनी किक पे ध्यान रखता है। तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि हम कोई पूरी तरह सात्विक बन जाएं। जो लोग पूरी तरह सात्विक हैं, बहुत अच्छी बात है, वो समाज के लिए अच्छा करते हैं जी। राइट? थोड़ा राजसिक एलिमेंट भी हो सके तो तामसिक एलिमेंट कम हो या जीरो हो, थोड़ा राजसिक एलिमेंट हो। क्या हम खुद को और सारी मानव जाति को सात्विक जीवन शैली की तरफ ले जा सकते हैं? सबसे अच्छा सवाल ये रहेगा कि सात्विक जीवन शैली, इसमें तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता कि पूरे विश्व भर में, कि ये जो प्रणालीगत बातें हैं हमारे शास्त्रों में, ये बहुत गहराई में रखती है। तो क्या हमारे इंडिविजुअल या ग्रुप का या ह्यूमन रेस का गोल ये होना चाहिए, हो सकता है we go more towards sattvic lifestyle than rajasic and almost zero tamasic. Pleasure seeking नहीं। Pleasure seeking is tamasic और hedonistic, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है। और यहाँ पे जो मेरा एक विचार है, अगेन ज्यादा विवाद में खड़ा करते हुए, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है जो अपने आप में शायद यूजफुल रहा, लेकिन अब समय है उसको रिव्यू करने का। जी। हैप्पीनेस इंडेक्स। देशों की और समाज की तुलना होती है, हैप्पीनेस इंडेक्स किसका बेहतर है। मेरा ये बुनियादी सवाल है कि खुशहाली या हैप्पीनेस या प्लेजर सीकिंग कैन नॉट बी द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का लक्ष्य सिर्फ खुशहाली नहीं हो सकता, और हमारी संस्कृति में ये नहीं था। अगेन लिमिटेड जितना मैं समझ पाता हूं, जीवन में सुख, संतोष, तृप्ति, कंटेंटमेंट। शायद हमें ये हैप्पीनेस इंडेक्स को और भारतीय समाज की तरफ से विश्व गुरु बनने का एक ये योगदान हो सकता है, बहुत सारे और मुद्दों के साथ साथ। क्या हम विश्व समाज को इस तरफ प्रेरित कर सकते हैं कि सिर्फ खुशहाली की बात ना हो, संतोष की, सुख की, शांति की बात। खुशी सिर्फ खुशी के नहीं है, यू हैव टू स्माइल। उसके लिए आपको शांत रहना, कंपोज रहना एंड सेटिस्फाइड रहना बड़ा जरूरी है। अपने आप में जब आप संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे, तब तक खुशी के पैमाने आपके वो तय नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। खुशी और स्माइल और हंसना एक चीज है, लेकिन वो आंतरिक संतोष, वो सुख, वो शांति, वो कंटेंटमेंट हो। बिल्कुल। अब क्योंकि वक्त आ चला है कि हमें इस पॉडकास्ट को समाप्त करना है, लेकिन जाते जाते सब आपसे टिप्स जानना चाहते हैं। एक तो ये कि आप अपने आप को मास्टर दीनानाथ क्यों बोलते हैं, और आपने दशक गुजार दिए लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए। आपने वो वक्त भी देखा होगा जब मेंटल हेल्थ के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा होता था। स्टिग्मा आज भी जुड़ा है, लेकिन हाँ, हम अलर्ट और अवेयर जरूर आज हो गए हैं। सही बात है। एक बात जो शायद मैंने कहीं न कही, और ये साइकोलॉजी में भी कम से कम जो पाश्चात्य साइकोलॉजी है उसमें कम है। मुझे लगता है जीवन के 3 पहलू हो सकते हैं और होते हैं हर व्यक्ति के भी: स्वार्थ, निस्वार्थ, स्वार्थ और परमार्थ। तो परमार्थ तो यह है कि दूसरों के लिए सर्विस करने में संतोष मिले, जो हम बात कर रहे हैं। स्वार्थ की मैं दूसरों का भला करते हुए अपना स्वार्थ भी देखूं, अपना भला भी देख लूं जी। निस्वार्थ भाव से सेवा बहुत कम लोग कर पाए। गांधी जी, विनोबा भावे, विवेकानंद।
तो मैंने कोशिश ये की है, और मुझे लगता है बहुत सारे हम अगर प्रेरित करें साथियों को कि निस्वार्थ भावना ज्यादा हो, स्वार्थ कम हो सके तो परमार्थ की सोच हो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इसी बात पर डॉक्टर देसाई, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। आज की बातचीत से एक बात साफ है, छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की बात है। अक्सर लोगों को दवाई की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो प्यार की। मानसिक स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। अगर शरीर थकता है तो हम आराम देते हैं, तो जब मन थके उसे अनदेखा क्यों करें। 2026 में असली ताकत यही है कि अपने मन की बात सुनना, समझना और संभलना। अगर मन भारी लगे तो चुप मत रहिए, बात कीजिए। फिर मिलेंगे टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए और अपने मन का ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।